हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में इंटरेक्शन, जब स्पीसीज इंटरेक्शन या पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बातें की थी तो वहां पॉजिटिव इंटरेक्शन पढ़े जिसके अंदर म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन की बात की। उसके बाद अब आगे की तरफ फिर हमने नेगेटिव इंटरेक्शन को शुरू किया और बच्चों उसमें एक्सप्लॉयटेशन पहला इंटरेक्शन डिस्कस किया था। एक्सप्लॉयटेशन में पैरासिटिज्म हम पढ़ चुके हैं। अब आओ एक्सप्लॉयटेशन का ही दूसरा पार्ट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीडेशन है। तो यहां पर यह भी एक तरह का नेगेटिव इंटरेक्शन है, प्रीडेशन, जिसमें आप इस वाले को भी पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन कह रहे हो। इसमें भी यहां फायदा नुकसान, मतलब कि प्रेडेटर का फायदा और प्रे का नुकसान, वही हम यहां पर देख पा रहे हैं। बच्चों ध्यान रखें, जैसे ही प्रेडेशन का नाम आता है हमारे मन में तुरंत आ जाता है कि पकड़ो, मारो और खाओ, कैच, किल एंड ईट वाला रिलेशन है। यहां पर वही वाला रिलेशन आपको दिख रहा है जिसमें ईटिंग बाय हंटिंग हो रहा है। अरे एक बात ध्यान से सुन लो भाई, ये शिकार करके खाना, शिकार करके खाना प्रेडेशन है, मरे हुए को खाना नहीं। ईटिंग बाय हंटिंग प्रेडेशन होगा, मरे हुए को खाना प्रेडेशन नहीं है, क्योंकि मरे हुए को खाना तो स्कैवेंजिंग कहलाता है, मार के खाना प्रेडेशन कहलाता है, और धीरे धीरे खाना पैरासिटिज्म कहलाता है। तो यहां पर ये ईटिंग बाय हंटिंग हो रहा है। जब ऐसी बातें आती हैं तो हमारे मन में तुरंत आ जाता है कि जैसे एक डियर को यहां पर टाइगर खा रहा है, जो खाता है उसे आप प्रेडेटर के नाम से पुकारते हैं और जिसको खाता है उसे आप प्रे के नाम से पुकारते हैं। इस रिलेशन में सब बच्चे ध्यान रखेंगे, यहां पर प्रेडेटर और प्रे वाले रिलेशन में ध्यान रखना, प्रेडेटर अपने प्रे से बड़ा होता है जनरली। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि पैरासाइट अपने होस्ट से छोटा होता है ऑलवेज, लेकिन आज कहा कि प्रीडेटर अपने प्रे से बड़ा है जनरली, क्योंकि बेटा कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे मिलकर एक बड़े को निपटा देते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर प्रीडेटर और प्रे में जनरली प्रीडेटर प्रे से बड़ा होगा, ये आपको कहना है। लेकिन आपके लिए तो प्रीडेटर बड़ा है, जब तक एग्जामिनर कुछ आपको स्पेशल लिख के ना दे दे, आपके लिए प्रेडेटर बड़ा होगा और प्रे छोटा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले ऐसा माना जाता था कि जब एनिमल को आके खाता है तो प्रेडेशन होता है, लेकिन आजकल ये कंसेप्ट रिवाइज हो चुका है। आजकल हम सीधा कहते हैं कि सिर्फ एनिमल को खाना प्रेडेशन नहीं, किसी लिविंग को खाना प्रेडेशन है, चाहे वो लिविंग प्लांट ही क्यों ना हो। अरे आज की तारीख में हर्बीवोर्स भी किसी प्रेडेटर से कम नहीं है बेटा, क्योंकि वो भी तो किसी लिविंग को खा रहे हैं और जो लिविंग को खाता है वो भी किसी प्रेडेटर से कम नहीं है। ये बात आप यहां पर जान ले। जैसे एक स्पैरो सीड खा रही है, जब स्पैरो सीड को खाती है तो उस केस में वो भी किसी प्रेडेटर से कम नहीं है, वो भी किसी प्रेडेटर से कम नहीं है, क्योंकि उसने सीड खाया, मतलब कि एम्ब्रियो खाया। अरे कह दो रे बेटा, वो एक कंप्लीट लाइफ खा गई, मतलब कि ये एम्ब्रियो आगे चलकर एक कंप्लीट लाइफ को रिप्रेजेंट करता, वो उसे खा रही है, मतलब यहाँ पर ये भी प्रेडेटर से कम नहीं है। और इस तरह के प्रेडेटर को आप हर्बीवोर प्रेडेटर के नाम से पुकारते हैं। इस तरह के प्रेडेटर हर्बीवोर प्रेडेटर कहलाते हैं, और जो किसी एनिमल को खाते हैं उसे आप कार्निवोर प्रेडेटर के नाम से पुकारते हैं। ये कार्निवोर प्रेडेटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हर्बीवोर प्रेडेटर और कार्निवोर प्रेडेटर आप कह सकते हैं। अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपसे कही जिसमें ऐसा आपको लग रहा है कि प्रेडेशन के अंदर आओ खाओ मतलब नुकसान ही नुकसान, ऐसा नहीं है। प्रेडेशन के बहुत फायदे हैं, इकोसिस्टम में प्रेडेशन बहुत काम की चीज है। अगर आज इनके फायदों को एक एक करके हम देखें तो सबसे पहला फायदा बेटा यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेडेशन को अगर आज देखा जाए
तो यहां फर्स्ट सिग्निफिकेंस और फर्स्ट आता है एनर्जी फ्लो। अरे जब प्रेडेशन हो रहा है तो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो हो रहा है। बच्चों एक बात ध्यान दो, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो सिर्फ प्रेडेशन से होता है ऐसा नहीं है। एनर्जी फ्लो के और भी सोर्स है। एनर्जी फ्लो जैसे पेड़ से पत्ती टूटी, माइक्रोब्स ने उसको खाया, तो वहां उस पत्ती की एनर्जी माइक्रोब्स तक जा रही है। इसका मतलब एनर्जी फ्लो वहां भी हो रहा है, लेकिन वो प्रेडेशन नहीं है। अरे मेरा कहने का मतलब समझिए, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के और भी सोर्स होते हैं, लेकिन उसमें प्रेडेशन एक है। प्रेडेशन से भी एनर्जी फ्लो हो रहा है। जैसे आप एक फूड चेन को यहां पर देखिए, आपके सामने एक फूड चेन यहां है। जैसे मान लीजिए ग्रास है बेटा, रैबिट है बेटा, यहां पर आप देख सकते हैं कि वुल्फ है, यहां लायन है, और आप इस वाली फूड चेन के अंदर देख पाएंगे कि यहां पर जब रैबिट घास खाता है तो प्रेडेशन हो रहा है, और जब प्रेडेशन होगा तो घास की एनर्जी रैबिट तक जा रही है। अरे इसमें आप देख पाएंगे कि जब ये इसको खा रहा है, वुल्फ रैबिट को खाएगा, तो भी प्रेडेशन होगा और यहाँ की एनर्जी इस तक जा रही है। इसके अंदर आप बच्चे देख पा रहे हैं कि जब ये इसको खा रहा है तो भी प्रेडेशन हो रहा है और इसकी एनर्जी इस तक जा रही है। इसका मतलब कि प्रीडेटर्स, यहाँ पर आप देखें कि घास की एनर्जी लाइन तक पहुंची, प्रीडेशन की वजह से पहुंची बेटा। इसका मतलब सीधी बात है कि प्रीडेटर एक तरह का कंड्यूट, एक तरह का सोर्स है एनर्जी फ्लो के लिए, जिससे कि आगे की तरफ एनर्जी बढ़ती जा रही है। तभी तो हम कह सकते हैं कि प्रीडेटर्स एक्ट एज अ कंड्यूट, as a conduit for energy transfer, for energy transfer across trophic level। एक और नया शब्द हमारे बीच आ रहा है, ट्रॉफिक लेवल। पहले तो मैं आपको कॉन्ड्यूट का मीनिंग समझा दूं। कॉन्ड्यूट का मीनिंग होता है सोर्स, या कह दीजिए चैनल, या कह दीजिए टनल भी हम कह सकते हैं। प्रीडेटर एक चैनल, एक सोर्स का काम कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर के लिए अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। एक और नया शब्द आ गया बेटा, ट्रॉफिक लेवल। चलो जब आया है टर्म तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल कहते किसको हैं, आओ बच्चे देखते हैं। हर एक फूड चेन में, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है। अरे वही पोजीशन उसकी ट्रॉफिक लेवल कहलाती है। एक बात ध्यान रख लो, ट्रॉफिक लेवल ये बात देख के नहीं बनती कि वो कौन है। अरे ट्रॉफिक लेवल तो ये देख के बनता है कि उसने किया क्या है। याद रखो, ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म का अपनी फूड चेन में फंक्शनल पोजीशन है। फंक्शनल पोजीशन, नॉट अ स्पीसीज। ये किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस जानते हैं, जो ऑटोट्रॉफ हैं, अरे वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। तो ग्रास यहां पर T1 है। जो हर्बियोर है, जो प्लांट को खाते हैं, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, उन्हें आप T2 कहते हैं। अरे जो हर्बियोर को खाता है वो T3 है, और फिर जो T3 को खाएगा वो T4 होगा। यहां पर अब मैं सीधी डेफिनेशन आप बच्चों के लिए लिख देता हूं कि ट्रॉफिक लेवल, स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन है फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल। ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आ गई कि ट्रॉफिक लेवल के बीच एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो फूड चेन को देख के मत सोचो बेटा। फूड चेन को देख के सोचोगे तो ऐसा मानोगे कि ग्रास की एनर्जी आगे की तरफ जा रही है।
अरे यहाँ ट्रॉफिक लेवल देख के सोचो, हर T1 से एनर्जी T4 पे जाती है। ये T1 ग्रास भी हो सकती है, ये T1 फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकता है, ये T1 ट्री भी हो सकता है। तो हर T1 से एनर्जी T4 तक पहुंच रही है, मतलब कि ट्रॉफिक लेवल के बीच प्रीडेटर्स एनर्जी ट्रांसफर को लेकर एक सोर्स, एक चैनल का काम करते हैं, जिससे कि एनर्जी आगे की तरफ जा रही है। तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस यहां पर हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस आ रहा है सेकंड, और वो है कि प्रीडेटर्स मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस। प्रीडेटर इकोसिस्टम का बैलेंस बना के रखते हैं। इकोसिस्टम का बैलेंस ये कैसे बना के रखते हैं, आओ बच्चों इसको भी हम देख लेते हैं। और इसके लिए यहां पर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। चलो एक ग्रासलैंड में हम चलते हैं, और इस ग्रासलैंड में यहां पर आपने देखा कि ग्रास उगी हुई है, और ग्रास को खाने के लिए हर्बीओर हैं, और हर्बीओर को खाने के लिए यहां पर ये रहा लाइन। जब ये होता है तो इनको खा पी कर बैलेंस रखता है। जब ये कम रहते हैं तो ग्रास कम खाते हैं, ग्रास बची रहती है तो हर्बीओर भी बचेगा, और हर्बीओर बचेगा तो कार्निवोर भी बचा रहेगा। यहां पर चलो एक काम करते हैं, हम इसको यहां से हटा के देखते हैं। जब इसको यहां से हटा के देखेंगे तो आप बच्चे समझ गए कि इसको हटाने से हर्बीओर के नंबर बढ़ जाएंगे, और जब हर्बीओर के नंबर बढ़ जाएंगे तो सारी ग्रास खा जाएंगे बेटा, और ग्रास खा जाएंगे तो ग्रास गई तो हर्बीओर भी तो मर जाएंगे। यहां पर समझ जाइए आप, हर्बीओर्स को कम रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर ग्रास बची रहती है। तो इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ रहा है, और हमें कहना पड़ेगा कि प्रीडेटर्स मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस बाय कीपिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये अपनी प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, कंट्रोल में करके इकोसिस्टम का बैलेंस बना के रखते हैं, इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। यहां चलो एक एग्जांपल हम थोड़ा सा और भी लेते हैं ताकि हमें बात समझ में आ जाए, और इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। 1920s की बात है बेटा। यहां पर एक प्लांट है प्रिकली पियर कैक्टस, वो यहां इंट्रोड्यूस हो गया। प्रिकली पियर कैक्टस, जिसे हम बोलचाल में नागफनी भी कह देते हैं, इसका इंट्रोडक्शन यहां पर हो गया। और जब इंट्रोडक्शन हुआ तो उस केस में यहां पहली बार कोई नया प्लांट पहुंचा, वहां के रेंजलैंड में पहुंचा, तो उसे खाने वाला कोई प्रीडेटर नहीं था। और जब प्रीडेटर नहीं है तो उस केस में यहां पर इसका नेचुरल प्रीडेटर एब्सेंट है, और नेचुरल प्रीडेटर एब्सेंट होगा तो उस केस में इसकी भयंकर ग्रोथ होने लग जाती है। ग्रोथ इतनी ग्रोथ हो रही है कि यहां पर हम कह सकते हैं कि इट कॉज हैवॉक। यहां इसकी ग्रोथ हो रही है, और हमने कहा कि इट कॉज हैवॉक। हैवॉक से मीनिंग तबाही है in millions of hectare rangeland। तबाही। और यहां पर जब इतना ज्यादा ये ग्रो करेगा तो उस केस में बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कि वहां के नेटिव प्लांट सप्रेस हो रहे थे। नेटिव प्लांट जब सप्रेस होने लग जाएंगे तो वहां के प्रेडेटर, वहां के जो प्रेडेटर थे, वहां के जो हर्बीओर प्रेडेटर थे, वो तो नेटिव प्लांट को ही खाते थे। उनका खाना कम होने लग गया तो धीरे धीरे उनका मरना शुरू हो गया, और जब वो मरने लगेंगे तो इकोसिस्टम का बैलेंस गड़बड़ हो गया। ऐसे टाइम पर ऑस्ट्रेलियंस को चिंता हुई और उन्होंने यहां पर कैक्टोफैगस मॉथ को लाके छोड़ा। कैक्टोफैगस नाम से ही समझ गए, कैक्टस को खाने वाला मॉथ इंसेक्ट होता है, इसने इसको खा पी के कंट्रोल किया। तब जाके हमें बात समझ में आई कि हाँ प्रीडेटर है तो यहां पर बैलेंस है, और प्रीडेटर नहीं तो बैलेंस भी नहीं होगा। लेकिन एक बात आप बच्चों के मन में और आ रही होगी कि सर मौत को भी तो पहली बार ही इंट्रोड्यूस किया है, और जब वो भी पहली बार आया है तो क्या उसको भी कंट्रोल करने के लिए किसी और को लाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है किसी को लाने की, वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। अपने आप कैसे कंट्रोल होगा?
ये ग्राफ अब जो मैं बना रहा हूं वो आपको इस बारे में समझाएगा। चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से कंट्रोल होगा। देखिए बेटा, यहां पर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूंगा आपके लिए। ये टाइम के साथ पॉपुलेशन का ग्राफ है। लेकिन ये ग्राफ बायोलॉजी का है। यहां कोई भी बच्चा मेरे से एक एक मिनट का हिसाब नहीं मांगेगा, क्योंकि रफली प्लॉटेड है, बायोलॉजी में बनाया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन यहां पर कैक्टस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो येलो वाली लाइन है ये मौत को रिप्रेजेंट कर रही है। आप बच्चे यहां पर देख पा रहे हैं कि ये येलो वाली लाइन मौत, शुरुआत में यहां पर कैक्टस ज्यादा है और मौत कम है, लेकिन मौत कैक्टस को खा रहा है तो धीरे धीरे कैक्टस कम होता जा रहा है, मौत बढ़ता जा रहा है। ये वाली सिचुएशन आ गई जिसमें मौत ज्यादा हो गया और कैक्टस कम हो गया। अरे मौत के बीच का आपस का कंपटीशन भयंकर हो गया, क्योंकि उसका फूड कम हो गया। और ऐसा अगर होगा तो मौत कम होने लगेगा और कैक्टस बढ़ने लगेगा। अल्टीमेट एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। समझ जाइए बेटा, इस ग्राफ से हमें यहाँ पर दो बातें और समझ में आ रही है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म का नंबर अवेलेबल फूड पर डिपेंड करेगा। एट एनी ट्रॉफिक लेवल number of organism depend on, तो आपका सीधा आंसर अवेलेबल फूड होगा बेटा, या फिर कह दीजिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। चलिए मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। एट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक फूड चेन जो अभी मैंने बनाई थी वही मैं रिपीट कर रहा हूं। ग्रास है, रैबिट है, वुल्फ है, लायन है। यहां पर ये T1, ये T2, ये T3, ये T4 है। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख ग्रास यहां है, 100 रैबिट है, 10 वुल्फ है, 1 लायन है। तो इस ग्रासलैंड में 100 रैबिट रह रहे हैं, रह सकते हैं, रह पा रहे हैं, क्योंकि ग्रास 1 लाख है। अरे रैबिट का नंबर ग्रास पे डिपेंड करेगा। अगर मैं ग्रास को बढ़ाता हूं तो रैबिट के बढ़ने के चांस भी बढ़ जाएंगे। अगर ग्रास को कम करता हूं तो रैबिट भी कम होगा। इसका मतलब रैबिट का नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रास पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब आप बच्चों के मन में आएगा कि सर यहां आपने कहा, वो हमने मान लिया कि ठीक है ग्रास पे डिपेंड कर रहा है रैबिट का नंबर, लेकिन वुल्फ का भी तो कोई काम होगा, क्योंकि वुल्फ भी तो रैबिट को खाता है, वो भी तो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे लिए तो देखा जाए तो रैबिट का नंबर तो वुल्फ पर डिपेंड करना चाहिए। चलिए मैं आपकी बात भी मानता हूं बेटा, और अगर ऐसा है कि रैबिट का नंबर वुल्फ पर डिपेंड करता है, इसका मतलब बताइए फिर लायन का नंबर किस पे डिपेंड करेगा? आप कहेंगे वुल्फ पे, तो आप यहां प्रीवियस आ गए, तो यहां भी तो प्रीवियस ही रहो ना। आप कहें चलो ठीक है सर, ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भेड़िया कर क्या रहा है, इसका भी तो कोई रोल होगा यहां पर। अरे बेटा अब मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से सुन लेना, एक बार में सब बच्चों तक बात पहुंचनी चाहिए मेरी। इस ग्रासलैंड में 100 रैबिट रह रहे हैं, रह पा रहे हैं, रह सकते हैं,
क्योंकि ग्रास 1 लाख है। अरे ये 100 रैबिट बढ़कर एकदम 200 ना हो जाए, इसे रोकने का काम भेड़िए का है, उसे कंट्रोल करने का काम भेड़िए का है। इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो फूड चेन की है वो प्रीडेटर पे डिपेंड करती है, और नंबर तो अवेलेबल फूड पे ही डिपेंड करता है। तो अब आपके मन में 2 क्वेश्चन और आ रहे होंगे। पहला, सर ग्रास के आगे तो कोई है नहीं, इसका किस पे डिपेंड करेगा? अरे कैसे नहीं है, लाइट है, मिनरल है, वाटर है, सब नॉन लिविंग है, इसलिए मैंने ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर लॉइन के आगे तो कोई है ही नहीं, उसको कौन कंट्रोल करेगा? अरे बेटा, क्या लॉइन को कंट्रोल करने की जरूरत है क्या? अरे लॉइन तो अपने आप ही कंट्रोल रहेगा, क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इन सब से कम है यहाँ पर, इसलिए उसको इस तरह से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी मैं आप बच्चों के लिए लिख देता हूं, और वो यहां पर है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन, तो आपका आंसर होगा प्रीडेशन। ये लीजिए बेटा। चलिए हम ग्राफ 1-2 और बनाते हैं, और उन ग्राफ को देखकर आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे बताइएगा। और ओलंपियाड वाले बच्चों, आपके लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आपको ग्राफ पूछे जाते हैं। तो यहां पर चलिए और भी ग्राफ हम आपके लिए बनाते हैं। ये ग्राफ मैंने अभी बनाया, यहां पर रखा हुआ है ताकि हम इसको आगे भी कंपेयर कर पाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ ऐसा आया, यहां इसके नीचे लिखा हुआ है लिव टुगेदर, इसके नीचे लिखा है लिव अलोन। इसी तरह का एक और ग्राफ आपके लिए है, जहां मैंने उल्टा कर दिया, इसके नीचे लिखा है लिव अलोन और इसके नीचे लिखा है लिव टुगेदर। अब यहां पर अब बच्चे मुझे बताएंगे कि ये कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा और ये कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। चलिए पहले इस पे बात करते हैं। इस वाले में जब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों कम हैं, दोनों साथ आते हैं तो दोनों की ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब दोनों को साथ आने से फायदा हो रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन हमने 2 पढ़े थे, एक तो हमने प्रोटो कॉपरेशन पढ़ा और एक म्यूचुअलिज्म पढ़ा। तो आप बच्चों के मन में आ रहा है कि ये म्यूचुअलिज्म है कि प्रोटो कॉपरेशन है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर प्रोटो कॉपरेशन है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अलग होने के बाद दोनों जिंदा है। लेकिन मैं कहूंगा कि प्रायोरिटी म्यूचुअलिज्म पे दीजिएगा, क्योंकि दोनों एक साथ कम हो रहे हैं। तो आपके लिए यहां आपको प्रायोरिटी म्यूचुअलिज्म को रखना पड़ेगा, म्यूचुअलिज्म को रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कम होते जा रहे हैं। और जब दोनों कम हो रहे हैं तो आप इसे म्यूचुअलिज्म कहना बेटा म्यूचुअलिज्म कहेंगे। क्योंकि आपको क्या पता हुआ, पता है कि अलग हुए कितना टाइम हुआ? अरे क्या अलग होते ही मर जाते हैं बेटा? यहां अभी अलग हुए हैं, मरना बाकी है, धीरे धीरे दोनों कम होते जा रहे हैं। यहां अगर इस वाले को आप देखते हो तो इस वाले ग्राफ के अंदर दोनों जब एक साथ हैं तब कम है और अलग अलग हैं तब ज्यादा है। इसका मतलब दोनों के साथ आने से दोनों को नुकसान, तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव यहां पर क्रिएट हो रहा है। और इसके अंदर यहां पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्योंकि साथ आने से दोनों को फायदा हो रहा है। तो इस रिलेशन को तो आप कह दीजिए म्यूचुअलिज्म, और इस वाले रिलेशन को आप कह दीजिए कंपटीशन।
ठीक बात, सब बच्चों को ये क्लियर है दोनों ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। थर्ड सिग्निफिकेंस आता है प्रीडेटर का। प्रीडेटर मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। प्रीडेटर्स इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी बना के रखते हैं, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। कैसे? आओ बेटा एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। यहां पर ये रहा एक बड़ा ग्रासलैंड जिसमें ग्रास को खाने के लिए रैबिट भी है और ग्रास को खाने के लिए यहां काऊ भी है। यहां पर दोनों को खाने के लिए ये रहा लायन। चलिए देखें, यहां पर जब लायन होता है तो कभी रैबिट खाता है तो कभी काऊ खाता है, कभी रैबिट को खाएगा तो कभी काऊ को खाएगा। दोनों को खाएगा तो दोनों के नंबर कम रहेंगे, तो ग्रास कम खाएंगे, ग्रास बची रहेगी। अब मेरे शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिए, ग्रास बची रहेगी तो दोनों के रिसोर्स बचे रहेंगे, रिसोर्स बचेंगे तो दोनों के बीच कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन कम हो रहा है तो उस केस में आप बच्चे देख सकते हैं कि दोनों का कंपटीशन कम है। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों आराम से रह पा रहे हैं। लेकिन अब मैंने यहां पर एक्सपेरिमेंटल इस लाइन को यहां से हटा दिया, क्योंकि आप जानते हैं ना किसी का इंपॉर्टेंस तभी समझ में आता है जब वो चला जाता है। जैसे ही मैंने यहां से लाइन को हटाया तो उस केस में यहां पर रैबिट और काऊ दोनों के नंबर बढ़ जाएंगे, और जब रैबिट और काऊ दोनों के नंबर बढ़ जाएंगे तो उस केस में वो ग्रास ज्यादा खा जाएंगे बेटा, और ग्रास कम पड़ने लगेगी। और जब ग्रास कम पड़ेगी तो दोनों के बीच का रिसोर्स कम होने लग जाएगा। रिसोर्स में कमी दोनों के कंपटीशन को बढ़ा देगी। दोनों का कंपटीशन ज्यादा होगा तो सुपीरियर इंफीरियर की बातें होने लगेगी। सुपीरियर इंफीरियर में काऊ और रैबिट को देखूं तो काऊ सुपीरियर है, और आप बच्चे देख सकते हैं कि अब काऊ रैबिट को पास आने ही नहीं देती, मार मार के भगा रही है कि भाग जा, रैबिट खाना नहीं है। बेचारा रैबिट क्या करे? उसके पास 3 रास्ते हैं। पहला, या तो वो छोड़ दे, दूसरा या वो बदल ले, और तीसरा कुछ ना कर पाए तो मर जाए। पहला रास्ता छोड़ दे, एरिया, या तो वो एरिया ही छोड़ दे। दूसरा रास्ता बदल ले, वो अपने नीके में चेंज कर ले, नीके बदल ले, ग्रास के अलावा कुछ और खाना शुरू कर दे। और तीसरा, कुछ ना कर पाए तो मर जाए। लेकिन बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बदलने का रास्ता अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बदलना इतना आसान नहीं है। अरे बदलने में टाइम लगता है क्या? नीके बदलना, एवोल्यूशन करना 1-2 दिन, 1-2 साल का काम है, सालों लग जाते हैं। अगर ऐसा है तो उस केस में बदलने का ऑप्शन अभी नहीं है। अभी तो 2 ही रास्ते हैं, या तो छोड़ो या मरो, चाहे छोड़े चाहे मरे। हमारे लिए तो एरिया में एक स्पीसीज कम हो जाएगी तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। अरे समझ जाओ रे बेटा, हम यहाँ पर कह पाएंगे कि डाइवर्सिटी कम हो रही है, स्पीसीज कम हो रही है, तो प्रीडेटर का रोल हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पर प्रीडेटर क्या कर रहा है ये बात हमको क्लियर हो रही है कि प्रीडेटर मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन, by reducing competition among prey population। प्रे पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन को कम करके ये यहाँ पर इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी बना के रखता है, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है। तो बच्चों समझ जाओ, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कंपटीशन को कम करके डाइवर्सिटी बनाता है। कैसे? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। वैसे तो मैंने सिंपल सरल एग्जांपल से आप बच्चों को समझा दिया, लेकिन चलो आज हम अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे चलते हैं। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, और आज यहां इंटरटाइडल एरिया को हम देख रहे हैं। इस एरिया में हमने एक प्रेडेटर को देखा बेटा, जिसका नाम स्टारफिश पाइसेस्टर है। यहां ये एक्सपेरिमेंट देखिएगा, यहां पर इंटरटाइडल जोन है, तो मैं इस तरह से इसको बना देता हूं।
ये इंटरटाइडल जोन। यहां पर भयंकर प्रेडेटर जिसका नाम अभी आपने बोला पाइसेस्टर, ये यहाँ वर्टिब्रेट को भी खाती है, इनवर्टिब्रेट को भी खाती है। वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। और हमने एक एनक्लोज्ड एरिया यहां पर कर दिया है, एक नेट वहां पर लगा दी है, एरिया एनक्लोज्ड है। और इस एरिया से अब आपने इस स्टारफिश पाइसेस्टर को एक्सपेरिमेंटल हटा दिया। जैसे ही हम इसको यहां से हटाएंगे, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों के बीच अब कोई खाने वाला नहीं रहा दोनों को, तो दोनों के नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दोनों के नंबर अगर ज्यादा होने लग जाएंगे तो उस केस में अब दोनों का रिसोर्स कम पड़ने लगेगा। रिसोर्स कम पड़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में वर्टिब्रेट सुपीरियर है बेटा, और अब यहां पर अगर ऐसा हो रहा है कि वर्टिब्रेट सुपीरियर है तो उस केस में वो इनवर्टिब्रेट को खाने नहीं देता। बेचारा इनवर्टिब्रेट क्या करे? 3 रास्ते मैंने अभी अभी बोले थे ना, छोड़ो, बदलो या मरो। छोड़ो, बदलो या मरो। एरिया छोड़ दो, नीचे बदल लो, नहीं तो मर जाओ। बेटा वैसे यहां पर देखा जाए तो बदलने का रास्ता नहीं है ना, क्योंकि बदलने में टाइम लगता है। मैंने अभी अभी आपसे कहा इतना टाइम उसके पास नहीं है, मुसीबत तो आ ही गई। अगर ऐसा है तो 2 रास्ते, छोड़ो या बदलो। अरे छोड़ने का रास्ता हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि एरिया तो एनक्लोज कर दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में अब तो उसका मरना शुरू हो गया। अरे देखते ही देखते यहां पर आप कह दीजिए 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट extinct within a year, 1 साल के अंदर, ड्यू टू हैवी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। भयंकर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन से 10 स्पीसीज मर जाती है। यहां पर कंपटीशन तो इंट्रा भी हो रहा होगा, लेकिन 1 से ज्यादा स्पीसीज मर रही है तो मेरी प्रायोरिटी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन को ज्यादा रहेगी। तो ये एग्जांपल हमें प्रूव कर रहा है कि प्रेडेटर यहां पर है तो कंपटीशन कम है तो सब मेंटेन रहेंगे, और प्रेडेटर नहीं है तो फिर इस तरह से डाइवर्सिटी में कमी आ जाएगी। बच्चों यहीं पर एक प्रेडेटर की आदत आज हमें और पता लग रही है। प्रेडेटर की एक और आदत हमें पता लग रही है, और वो क्या आदत है आप बच्चे देख पाएंगे इधर, यहां पर समझते हैं। प्रेडेटर की एक और आदत हमें पता लगी कि प्रेडेटर यहां पर कभी रैबिट को खाता है तो कभी काऊ को खाता है। कभी रैबिट को खा रहा है, कभी काऊ को खा रहा है, बदल बदल के खा रहा है। इसका मतलब वो किसी एक प्रे के पीछे नहीं पड़ता। अगर आज लायन सोच ले कि अगले 1 महीने तक रैबिट ही खाऊंगा, खा जा, उस इलाके से रैबिट को खत्म ही कर देगा। इससे अच्छा है कि किसी एक प्रे के पीछे ना पड़ो। अरे खुद का प्रे भी तो कम होगा, खत्म कर देगा। तो किसी एक प्रे के पीछे ना पड़ो, बदल बदल के खाओ। ऐसा करने से सारे प्रे मेंटेन रहेंगे। तो यहाँ पर आप बच्चों को ये दिखेगा कि यहाँ पर वो अपने प्रे को मेंटेन करता है, मतलब कि उनको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता। अरे ये तो चालाक है, इंटेलिजेंट है। तभी तो आपको कहना पड़ेगा कि प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। Predators are prudent in nature। ये prudent nature के होते हैं, मतलब समझदार होते हैं, चालाक होते हैं, clever होते हैं, because they do not over exploit their prey। Do not over exploit their prey। अरे वो अपने प्रे को जरूरत से ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। लेकिन आप बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर इतना भी चालाक नहीं है, इतना भी समझदार नहीं है कि वो गिन गिन के खाएगा कि चलो इलाके में रैबिट कम पड़ रहे हैं उधर ना जाऊं। अरे बच्चों वो गिन गिन के नहीं, वो तो अपने हिसाब से खाने के लिए निकलता है। जो पहले मिलता है उसे खाता है। पहले रोज रैबिट थोड़े ना मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। इलाके में जिसके नंबर सबसे ज्यादा है उसके पहले मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है।
अगर ऐसा होगा तो वो अपने आप ही कम हो जाएगा। जिसके नंबर ज्यादा उसके पहले मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, अरे वो अपने आप ही कम होने लग जाएगा। समझ जाइए बेटा, यहाँ पर ये गिन गिन के नहीं खाता, शिकार के लिए निकलता है, जो पहले मिले उसे खाएगा। तो अपने आप ही जब हम इसे पढ़ते हैं, बाहर से देखते हैं, तो हमको तो चालाक ही दिखता है, हमको तो ये समझ में आता है कि ये चालाकी ही तो कर रहा है, उसी तरह का हमें नजर आता है। ठीक बात। लेकिन एक बात साथ में सुन लीजिए, यहां पर सब बच्चे जान लीजिए, प्रूडेंट वही होगा जिसके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। अरे जिसके पास ऑप्शन ही कम है वो काहे का प्रूडेंट है भाई, वो प्रूडेंट नहीं हो पाएगा। प्रूडेंट बनने के लिए ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए, ये याद रखेंगे आप। जैसे यहां पर आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि यहां अगर लॉयन के पास एक ही ऑप्शन होता, रैबिट ही होता, तो फिर उसी को खाना पड़ता, फिर काहे का प्रूडेंट होता। एक बात और जानो बेटा, हमने कहा चलो लॉयन के पास तो ऑप्शन है, कभी रैबिट, कभी काऊ, कभी डियर को खा लेगा, लेकिन रैबिट भी तो प्रीडेटर है। मैंने तो सीधा लिखा प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। मैंने कब कहा कि कार्निवोर प्रीडेटर ही प्रूडेंट होते हैं? अरे हर्बीवोर प्रीडेटर भी तो प्रूडेंट होंगे भाई। वो अगर ऐसा है तो यहां पर रैबिट के पास भी तो प्रूडेंसी होनी चाहिए, मतलब प्रूडेंट नेचर का होना चाहिए। तो रैबिट कैसे प्रूडेंट है? क्या घास की स्पीसीज छांट छांट के खाएगा? नहीं। रैबिट का प्रूडेंट नेचर इस बात से दिखता है कि वो एरिया बदल बदल के खाता है। कभी इस एरिया की घास को खाया, कभी इस एरिया, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको। अगर रैबिट सोच ले कि अगले 1 महीने तक यहीं की घास खाऊंगा, खा जा, जड़ से उखाड़ के खा जाएगा, अरे वो यहां पर ग्रासलैंड को इतना छोटा कर देगा रे बेटा। ये देखो ग्रासलैंड इतना कम हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में उसका भी तो नुकसान हो जाएगा, ग्रासलैंड कम हो जाएगा। इसलिए रैबिट को कहो कि वो भी यहाँ पर एरिया बदल बदल के खाए। ऐसा करने से उसकी प्रूडेंट नेचर हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगी, वो एरिया बदल बदल के खाता है। ठीक बात। तो प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? क्लियर है ये? चलिए यहां पर एक बात यहां पर हम सब देख लेते हैं। रैबिट, लायन, चाहे कोई भी प्रीडेटर हो, वो प्रूडेंट नेचर का है। प्रीडेटर के प्रूडेंट होने से डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। प्रीडेटर के प्रूडेंट होने से डाइवर्सिटी, क्योंकि वो बदल बदल के खाता है, सबको मेंटेन करके रखता है, तो डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। ये ध्यान रखना बेटा, प्रूडेंट नेचर डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। लास्ट सिग्निफिकेंस आ रहा है और वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड किसे कहते हैं? जब एक लिविंग किसी दूसरे लिविंग को खाकर कंट्रोल करता है, उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। जब एक लिविंग दूसरे लिविंग को खाकर कंट्रोल करेगा तो बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले आप बच्चों ने देखा कि यहां लायन इस रैबिट को खा रहा था, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल है। लेकिन ये वाला बायोलॉजिकल कंट्रोल और ये वाला बायोलॉजिकल कंट्रोल अलग अलग है, क्योंकि ह्यूमन इसे जानबूझ के यूज कर रहा है। अरे ह्यूमन प्रीडेटर की आदत, उसकी नेचर समझ गया कि प्रीडेटर खा के कंट्रोल कर देता है, तो जो चीजें ह्यूमन को, जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहे थे, ह्यूमन ने जानबूझ के उनके प्रीडेटर लाके छोड़ दिए। अगर ऐसा किया तो उस केस में प्रीडेटर्स को जानबूझकर किसी दूसरे लिविंग को कंट्रोल करवाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसी को आप बायोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से पुकारेंगे। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आपका आंसर होगा प्रीडेशन। प्रीडेशन पे काम करती है, प्रीडेशन पे काम करती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कौन से प्रिंसिपल पर? प्रीडेशन पे काम कर रही है। बेटा यहां पर जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मान लीजिए एक फार्मर है, उसने कहा कि भाई आज हमारे खेत में बहुत सारे पेस्ट हो रहे हैं जो कि क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेस्ट वो इंसेक्ट हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, PEST।
तो उसके एक फ्रेंड ने कहा कि भाई मार्केट जाओ, एक केमिकल आता है पेस्टिसाइड, वो लेके आओ, स्प्रे करो, पेस्ट मर जाएंगे और आपको फायदा होगा, अच्छी यील्ड आएगी। लेकिन एक और कोई समझदार व्यक्ति वहां है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ये केमिकल अभी स्प्रे कर तो देंगे, लेकिन ये केमिकल इंस्टेंट फायदा कर रहे हैं ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में नुकसान है, क्योंकि पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल है कि आप क्रॉप को स्प्रे करेंगे तो क्रॉप के अंदर तो जाएंगे ही सही, आगे कोई भी लिविंग इनको खाएगा तो उसके अंदर भी जाएंगे। सॉइल के जो बहुत यूजफुल इंसेक्ट हैं वो भी मर जाएंगे, और जब कोई आगे खा रहा है तो ये ऐसे केमिकल है जब किसी लिविंग के अंदर जाते हैं तो बेचारा लिविंग ना तो इनको डाइजेस्ट कर पाता बेटा, न ही इनको एक्सक्रीट कर पाता बेटा, ये ना डाइजेस्ट होते ना एक्सक्रीट होते, अरे ये तो फैट सोल्यूबल होते हैं। मतलब कि समझ जाइए बेटा, ये यहाँ पर लिविंग के अंदर ही एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, और वो केमिकल जो लिविंग के अंदर ही एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं उसे आप यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन के नाम से पुकारते हैं। किसी भी एक्सटर्नल केमिकल का लिविंग के अंदर बढ़ जाना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है, ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, वो केमिकल वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इसे बायोमैग्निफिकेशन के नाम से पुकारेंगे, और इसके कई एडवर्स इम्पैक्ट आने लग जाते हैं। आज अपने इंडिया का पंजाब देखिए, वहाँ पेस्टिसाइड का बुरी तरह से यूज हुआ। अरे पंजाब से राजस्थान की तरफ एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है बेटा, भयंकर एडवर्स इम्पैक्ट देखे गए हैं इसके। तो हमें चाहिए कि इसको हम कम करें, इसको कंट्रोल करें, और हम क्यों ना हमारे खेत में ऐसे प्रीडेटर को लाके छोड़ दें जो क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए और पेस्ट को कंट्रोल करे। अगर आपने केमिकल छिड़क के कंट्रोल किया तो उसे केमिकल कंट्रोल कहेंगे, और किसी लिविंग से कंट्रोल करवाया तो उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? जैसे मान लीजिए एक तालाब में बहुत सारे मॉस्किटो हो रहे हैं, तो क्या मैं डीडीटी छिड़क दूं? नहीं बेटा, वो केमिकल कंट्रोल होगा। क्यों ना हम गेम्बुशिया फिश को लाके छोड़े, अरे वो मॉस्किटो लार्वा को खाकर उसे कम कर देती है, तो ये वहां पर बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा। तो याद रखो, मैं एग्जाम्पल में यही लिख देता हूं कि गेम्बुशिया ये फिश है जो कि कंट्रोल कर देती है मॉस्किटो को by eating mosquito larva। मॉस्किटो लार्वा को खाकर ये कंट्रोल कर देती है। तो आज हमने प्रेडेशन के 4 सिग्निफिकेंस पढ़ लिए हैं। अगर राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम देखते हैं तो यहां पर आप बच्चे देख सकते हैं कि पहला सिग्निफिकेंस यहां पर आया था एनर्जी फ्लो। उसके बाद दूसरा सिग्निफिकेंस हमने यहां पर पढ़ा और वो था यहां पर दूसरा सिग्निफिकेंस हमने यहां पर पढ़ा था और वो था मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस। ये देखिए बेटा आप, उसके बाद में यहां पर थर्ड सिग्निफिकेंस की तरफ हम गए थे और वो था मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, और नेक्स्ट सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा और वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। चलिए, जब प्रेडेशन की बातें हो रही है तो अब तक तो हमने यही कहा कि आओ खाओ, लेकिन प्रे भी तो कह रहा है कि मुझे बचाओ। तो बचाने के लिए यहाँ क्या हो रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म की भी चर्चा हम साथ में कर लेते हैं बच्चे। और डिफेंस को अगर हम देखते हैं तो डिफेंस के लिए यहां पर याद रखो एनिमल और प्लांट दोनों की बातें करते हैं, और एनिमल्स में हम पहला एग्जांपल कैमोफ्लेज का लेंगे। ये टर्म मैंने आपको पहले समझा दी है पहले वाले लेक्चर में। कैमोफ्लेज एक तरह का क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाना है, क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाना। ऐसा कलर बना लो जो दूसरे को पहचान में ना आए। इसके लिए फ्रॉग और इंसेक्ट का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये अपने आप को बचा लेते हैं। वैसे एक बात है, कैमोफ्लेज सिर्फ बचने के लिए नहीं, खाने के लिए भी होता है। कुछ प्रेडेटर ऐसे हैं जो कैमोफ्लेज करके छुप जाते हैं, अरे उनका प्रे उन्हें नहीं पहचान पाता, आता है वो तुरंत लपक लेते हैं,
लेकिन ये वाला कैमोफ्लेज में बचने वाला लिख रहा हूं। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए जिनको देखकर आप समझ जाएंगे। दूसरा आता है कि आपने नाम सुना होगा मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई ये हाईली डिस्टेस्टफुल होती है बेटा, बहुत गंदे स्वाद की होती है। और जब ये गंदे स्वाद की है तो उस केस में यहां याद रखना, इसके डिसटेस्टफुल होने से इनका प्रीडेटर बर्ड है जो एक बार इन्हें खाता है तो दोबारा नहीं आता। पहली बात, इनका स्वाद गंदा कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने कैटरपिलर स्टेज में कैलोट्रोपिस के सीड खाए थे बेटा, जो इनके मेटामॉर्फोसिस के लिए जरूरी हैं। सबको खाने पड़ेंगे तभी तो वो मेटामॉर्फोसिस करेंगे, और ये केमिकल इसके अंदर जाकर इसका स्वाद गंदा कर देता है, और जो खा के गया है वो बीमार भी हो जाता है, दोबारा नहीं आता, फ्रीक्वेंट फीडिंग नहीं होती। तो बचने का ही तरीका है। वायसरॉय बटरफ्लाई नाम सुना होगा आपने। वायसरॉय बटरफ्लाई यहां पर मोनार्च की मिमिकरी करती है बेटा। वो गंदे स्वाद की नहीं है फिर भी बच जाती है क्योंकि मिमिकरी कर लेती है। तो मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिस्ट्रेसफुल और अपने प्रीडेटर बर्ड से बची रहती है। दूसरा यहां पर आता है प्लांट्स के बारे में। अगर मैं प्लांट्स के बारे में आपसे कहूं तो प्लांट्स के बारे में यहां सबसे पहले कहूंगा कि प्लांट एनिमल से ज्यादा प्रेडेशन झेलते हैं, क्योंकि एनिमल भाग सकता है, छुप सकता है, बेचारा प्लांट कहां जाएगा, जो भी आता है बस खा ही जाता है। तो यहां पर एक वजह यह भी है कि प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल से कम होती है बेटा। अगर आज टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज को देखा जाए, टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज, तो उनमें अभी तक टोटल डिस्कवरी हम कहें 1.7 से 1.8 मिलियन, या फिर ऐसा भी कुछ जगह लिखा हुआ है मोर देन 1.5 मिलियन, दोनों सही है। यहां टोटल डिस्कवर्ड में से 70% एनिमल, 70% से ज्यादा, और ओनली 22% प्लांट डिस्कवर्ड है। इसका मतलब प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल से कम है। इसका एक कारण यह भी है कि वो भयंकर प्रेडेशन झेलते हैं। यहां पर मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, सब बच्चों तक पहुंचना चाहिए। प्लांट्स की डाइवर्सिटी एनिमल से कम है, लेकिन प्लांट के ऑर्गेनिज्म के नंबर एनिमल से ज्यादा है। होना भी चाहिए बेटा। डाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज तो कम है, लेकिन हर एक स्पीसीज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। यहां याद रखो जितने टोटल एनिमल है उसका 70% इंसेक्ट होते हैं। मेरा कहने का मतलब समझिए, हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट है बेटा, और जितने टोटल इंसेक्ट हैं उसका 25% फाइटोफैगस है। मतलब कि सिर्फ प्लांट पे ही फीड करते हैं, प्लांट को ही खाते हैं। यहां फिर भी कुछ प्लांट अपने आप को बचाने की कोशिश तो करते ही हैं। जैसे मैं प्लांट्स के लिए अगर आपको एग्जाम्पल लिखूं, स्पेशली प्लांट्स के लिए आपको एग्जाम्पल लिखूं, तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है, और वो है बेटा यहां पर अकेशिया, ओपुंशिया। और इनके पास तो कांटे होते हैं ना, ये कांटे इनको बचाने के लिए आए हैं। ये कांटे इनको बचाने के लिए आए, स्पाइन्स कह दीजिए, थॉर्न्स कह दीजिए, ये इनको बचाने के लिए आए हैं। और ये यहाँ पर हर्बियोर और जो भी इनके ग्रेजर, इनके ब्राउजर है, इनको फ्रीक्वेंट फीड नहीं कर पाते क्योंकि इन कांटों की वजह से बचे रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कैलोट्रोपिस का दूंगा। कैलोट्रोपिस बच्चे आप जानते हैं कि इसके अंदर आप तोड़ो तो एक मिल्की जूस निकलता है। कैलोट्रोपिस जानते हो ना सब बच्चे, जिसको कि हम आँख कहते हैं, आंकड़ा भी कह देते हैं। ये यहाँ पर इसको तोड़ते हैं तो मिल्की जूस निकलता है, उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं बेटा। और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यहाँ पर, इन्हें जब भी कोई खाता है तो उसका हार्ट पे अटैक करते हैं
और हार्ट पर अटैक होगा तो जो खाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, मर भी सकता है। यही वजह है कि आजकल एनिमल्स इनको सूंघ के निकल जाते हैं। यहां पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास में कुछ केमिकल है, जैसे कि आपने ओपियम का नाम सुना है। यहां पर बेटा कैफीन, निकोटीन, स्ट्राइकनीन, क्यूनीन, अरे ये ऐसे केमिकल हैं जो प्लांट के अंदर उन्हें बचाने आए हैं बेटा। ये उनको बचाने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एनिमल खाता है उसको थोड़ा ना पता है कि आज कितना खाना है। वो बहुत सारा खाएगा तो चकरा जाएगा, तो दोबारा नहीं आएगा। तो ये सब बचाने वाली मेथड है। तो मैंने आपसे प्रेडेशन डिस्कस किया, तो प्रेडेशन के अंदर मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेडेशन भी बताया और डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में भी कुछ बातें की बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेडेशन। आज के लिए इतना ही ठीक है। बाकी एमेंसलिज्म और कंपटीशन दोनों को साथ में मैं डिस्कस करूंगा अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग। थैंक यू।